ours today. Hi, hi everyone. This is me, Dipanshi, and I welcome you all to the very first lesson of art today. And I will introduce you to me also a little bit. Okay, I as I as you know my name, हिंदी में स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम दीपांशी है और मैं आप लोगों को साथ के साथ क्लास 9, क्लास 10 एंड क्लास 11th एंड 12th सारी ही हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाले हैं। 11th के लिए पर्टिकुलर 11th एंड 12th के लिए मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आने वाली हूँ। मुझे पता है क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज समथिंग जिसके साथ आप सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो डोंट वरी अबाउट आई एम हियर। अनदर थिंग हम लोग जो करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ दैट 9th एंड 10th के लिए मैं एसएसटी साइंस भी लेके आऊंगी। तो डोंट वरी अबाउट वन शॉट लेसन देखो एंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। नोट्स टाइप में पढ़ो एंड बात खत्म। दैट्स इट। चलो तो आज हमारा पहला लेसन है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है तो मैंने उसको 3 टिप्स एंड बिट्स के अंदर मैंने उसको डिवाइड किया है और हम लोग उस डिवीजन के बेसिस पे इसको करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद अ लेसन एंड ये मेरे अपने बनाए हुए नोट्स को हम लोग यूज करेंगे। सो पार्ट 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच सोसाइटी बिफोर रिवॉल्यूशन। अब फ्रेंच सोसाइटी रिवॉल्यूशन के पहले कैसी थी, प्री 1789 के अंदर कैसी थी, जब तक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, विल स्टार्ट विद दैट। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन 1789 एंड एंडेड इन 1799। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड हुआ था, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इन 1789 और एंड कब हुआ था 1799 के अंदर। पहले कब स्टार्ट हुआ, 1789 के अंदर स्टार्ट हुआ, 1799 के अंदर खत्म हो गया था। इट मार्क द एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। अब इसने किसका मार्क शुरू किया था, मतलब जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म हुआ तो उसके साथ साथ एब्सोल्यूट मोनार्क स्टार्ट खत्म हो गया एंड द बिगनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन फ्रांस। साथ साथ क्या स्टार्ट हो गई, डेमोक्रेसी इन फ्रांस। अब पहली टर्म जो हमें समझनी है दैट इज एब्सोल्यूट मोनार्क। तो एब्सोल्यूट मोनार्क को समझते हैं क्या होता है। Absolute monarch is a form of government where the king or queen has total control over all aspects of the state, the law, the military, the justice and the text. अच्छे से समझते हैं इसको क्या मतलब होता है। बेसिकली एब्सोल्यूट मोनार्क क्या होता है कि एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें या तो किंग है या फिर क्वीन है, उसका पूरा कंट्रोल होता है। मतलब वही कंट्रोल करते हैं स्टेट के लॉज को कि किस तरीके से स्टेट वर्क करेगा, स्टेट में मिलिट्री किस तरीके से काम करेगी, वहां का जस्टिस सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, वहां पे टैक्सेस किस तरीके से लोग के ऊपर अप्लाई किए जाएंगे, ईटीसी। मतलब वो पूरा का पूरा जो होता है उन्हीं के कंट्रोल में होता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर प्लेस का, एबीसी प्लेस का जो किंग का नाम है वो ल्यूइस ल्यूइस है, ठीक है। अब ल्यूइस ने क्या किया, ल्यूइस किंग बना, उसने लॉज चेंज कर दिए। उसने लॉज बनाए कि हम बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सुबह 6 बजे उठे एंड 9 बजे तक आप लोग काम करें नाइट के। तो वो लॉ उसने बनाया तो लॉ अब लोग उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे बिकॉज उसने लॉ बनाया, वो किंग है। मिलिट्री भी उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी कि मिलिट्री को उसने एग्जीक्यूशन दे दिया कि अगर कोई भी इस तरीके को इसको फॉलो नहीं करेगा इस प्रोसीजर को, आप उसको जाके पकड़ लोगे। तो मिलिट्री भी उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। देन नेक्स्ट आता है जस्टिस। जस्टिस, अब अगर लोग सपोज करो किसी ने काम नहीं किया और किसी को उन्होंने पकड़ लिया तो जस्टिस के साथ में कुछ नहीं हो सकता। जस्टिस भी उसके कंट्रोल में है, अगर वो चाहेगा तो वो उन लोगों को छोड़ देगा, अदरवाइज नहीं छोड़ेगा। टैक्सेस, रही बात टैक्सेस की, जैसे मन करेगा उसको वैसे टैक्सेस को अप्लाई कर सकता है। तो एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब यही होता है कि जहां पे एक किंग या क्वीन के पास में टोटल कंट्रोल होता है ओवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट, लॉज, मिलिट्री, जस्टिस, टैक्सेस, ईटीसी। अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, द मोनार्क रूल्स बाय डिवाइन राइट्स, मीनिंग देयर अथॉरिटी इज कंसीडर्ड टू कम डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। डिवाइन राइट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली द मोनार्क रूल बाय डिवाइन राइट्स। कहने का मतलब क्या है, ऐसे समझा जाता है कि वही हमारे लिए भगवान है, उन्हीं के पास सारे रूल्स हैं, वही हमारे लिए एक भगवान की तरीके से उनके पास ही डिवाइन राइट्स हैं और वही जो करेंगे हम उसी के साथ में उनकी बात को सुनेंगे। नेक्स्ट आता है फ्रांस। लुइस 16 वाज एब्सोल्यूट मोनार्क बिफोर द रिवॉल्यूशन। जब तक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था उससे पहले लुइस 16 ही वहां पे किसकी तरीके से वर्क करा था, एज अ एब्सोल्यूट मोनार्क के तरीके से वर्क करा। तो आई थिंक आप लोग को एब्सोल्यूट मोनार्क समझ में आ गया होगा। सो वापस अपने जो मेन टॉपिक पे, मेन पॉइंट पे हमें चलना था, वहीं पे हम लोग चल लेते हैं। दैट फ्रेंच सोसाइटी बिफोर रिवॉल्यूशन। क्या था वहां पे कि जब तक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तब तक वहां पे जो सोसाइटी थी वो एक तरीके से एब्सोल्यूट मोनार्क थी। बट रिवॉल्यूशन के बाद में वो डेमोक्रेसी के अंदर, वहां पे फ्रांस के अंदर डेमोक्रेसी की बिगनिंग हो चुकी थी। डेमोक्रेसी की बिगनिंग के बाद में वहां पे क्या क्या आया, वहां पे लिबर्टी का आइडिया आया, वहां पे इक्वालिटी का आइडिया आया, वहां पे फेटर्निटी का आइडिया आया।
फिर से 3 टर्म्स आ गई कि अरे लिबर्टी, इक्वालिटी और फर्टर्निटी क्या होता है। सो इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी से मेरा यहाँ पे कहने का क्या मतलब है। अब ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन्होंने किया था, इन्होंने इसको एक मोटो के लिए किया था, इन्हें एक चीज अचीव करनी थी, और वो मोटो क्या था इनका कि इन्हें लिबर्टी अचीव करनी थी, इन्हें इक्वालिटी अचीव करनी थी और इन्हें फ्रेटर्निटी अचीव करनी थी। लिबर्टी का मतलब क्या है? फ्रीडम फ्रॉम अपोजिशन एंड एब्सोल्यूट रूल। सीधी सी बात है, अब अगर उन लोगों को बोला जा रहा है कि तुम 6 बजे उठो और 9 बजे तक काम करो, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फ्रीडम चाहिए उससे, तो बेसिकली एब्सोल्यूट रूल से फ्रीडम लेने के लिए। नेक्स्ट, इक्वालिटी, इक्वल राइट एंड ट्रीटमेंट अंडर द लॉ फॉर ऑल सोशल क्लासेस, मतलब जितने भी लोग हैं, चाहे वो गरीब लोग हैं चाहे अमीर लोग हैं, सबको इक्वालिटी मिल सके, तो ये भी उन लोग का मेन मोटिव था। नेक्स्ट, फर्टिनिटी, ब्रदरहुड अमंग सिटीजन। सीधी सी बात है, लोगों के बीच में शांति बनी रहे, लोग एक दूसरे की इज्जत करें, ऐसा नहीं हो कि गरीब लोगों को लोग सप्रेस कर रहे हैं और अमीर वाले जितने मजे कर रहे हैं उतने कंटिन्यूस करे जाते हैं, तो उसको हटाने के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन को किया गया था, और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो आइडिया सेटअप हुआ किसका? लिबर्टी का, इक्वालिटी का एंड फर्टिलिटी का। सो ये 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आता है? हैड अ डीप इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन द फ्रेंच बट अक्रॉस यूरोप एंड द वर्ल्ड। और ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इसका इम्पैक्ट सिर्फ फ्रांस के ऊपर ही नहीं था, इसका इम्पैक्ट यूरोप पे भी पड़ा एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर ही पड़ा, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से और दूसरे पार्ट्स, दूसरी कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे और कैसे वो लोग भी अफेक्ट हुए थे, इससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। अब बैकग्राउंड, द फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के अंदर फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, हम पहले वो चेक करेंगे। द ओल्ड रिजीम, एशियन रिजीम, ठीक है, पहले के लोग कैसे, मतलब रिवॉल्यूशन से पहले लोग किस तरीके से रहते थे वो देखते हैं यहाँ पे। रिवॉल्यूशन से पहले 3 चीज थी, क्या थी जो हम इंपॉर्टेंट है हम उसको हाईलाइट करें। द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो ये पूरी सोसाइटी है उसको 3 पार्ट्स में, या तुम बोल सकते हो 3 एस्टेट्स के अंदर उसको डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट स्टेट के अंदर कौन आता है? कंपोज बाय क्लर्क। फर्स्ट स्टेट के अंदर क्लर्क्स आते हैं, प्रीस्ट हो गए, बाइशॉप्स हो गए, ओन 10% ऑफ द लैंड, एक्सटेम्प फ्रॉम पेइंग टैक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कलेक्टेड टीथीज फ्रॉम द थर्ड स्टेट। ठीक है, आप पहले समझो, पहली बात जो उनको डिवाइड, उनकी सोसाइटी को डिवाइड किया गया था 3 पार्ट्स के अंदर, जिसमें कौन कौन आते थे? फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर जितने भी बहुत प्रीस्ट हो गए, बहुत पैसे वाले लोग हो गए, बेसिकली लोग क्लर्जी बोला जाता था, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग देन डोंट माइंड। उसके बाद में 10% ऑफ लैंड ये लोग ओन करते थे, इन लोग को कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता था। अब तुम खुद सोचो कि अगर इन लोगों को कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ रहा है तो डेफिनेटली इतना पैसा है इनके पास, टैक्स इन्हें पे करना है नहीं, तो अमीर ही होता रहेगा। साथ में कलेक्टेड टीथीज, टीथीज लेते थे लोग थर्ड स्टेट से। टीथीज का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। देखो, 2 तरीके के टैक्सेस उन लोगों से लिए जाते थे। पहला है हमारे पास में टेले, दूसरा है हमारे पास में टीथीज। तो टेले और टीथीज ये लोग उन लोगों से लेते थे। तो टीथीज का मतलब एक फॉर्म ऑफ टैक्स जो कि कलेक्ट किया आता था थर्ड एस्टेट से, वो मिलता था, वो किसको? फर्स्ट एस्टेट को मिलता था। नेक्स्ट आता है बेसिकली टीथीज जो टैक्स था ना, वो अप्लाई करती थी जो हमारी चर्चेस वगैरह होती है थर्ड स्टेट के लोगों के ऊपर। फर्स्ट और सेकंड को उसे नहीं पे करना पड़ता था। सेकंड स्टेट के अंदर क्या आते हैं? नोबिलिटी आते हैं, हेल्ड हाई पोजीशन इज गवर्नमेंट। जो नॉबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनकी हाई पोजीशन होती थी गवर्नमेंट के अंदर, आर्मी के अंदर एंड चर्च के अंदर। ओन अबाउट 20% ऑफ लैंड ये ओन करते हैं। ये भी एक्सटेंडेड थे टैक्स से, इन्हें भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ये फेडरल टैक्स लेते थे पीजेंट से। अब लोग बेचारे पीजेंट्स के ऊपर इतना टैक्स था, अब एक फेडरल टैक्स भी आ गया। देखते हैं फेडरल टैक्स क्या होता है, पहले टीथीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद में फेडरल टैक्स देखेंगे। तो देखो यहाँ पे टीथीज का मतलब क्या है? टैक्स, 10% टैक्स प्रोड्यूस ऑन द इनकम ऑफ द थर्ड स्टेट कलेक्टेड बाय चर्च। मैंने बताया था चर्च जो टैक्स लेती है उन बेचारों से, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? टीथीज। 10% टैक्स लगाती थी चर्च उनके ऊपर, जो भी वो बेचारे कमाते थे उसके ऊपर से 10% टैक्स इन्हें चर्च को देना पड़ता था। पेड टू सपोर्ट फर्स्ट एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट को सपोर्ट करने के लिए पे किया था। अब उनसे पूछो, उनके पास तो कुछ है भी नहीं, ऑलरेडी इनके पास इतनी जमीन है, टैक्स भी नहीं पे करते, फिर भी इन्हें सपोर्ट चाहिए, वो भी पुअर लोगों से। तो डेफिनेटली मुनाज चला दादागिरी चल रही थी। नेक्स्ट उसके बाद में क्या आता है? फेडरल टैक्सेस इनके ऊपर लगाए गए थे। फेडरल टैक्सेस क्या है? पेमेंट और लेओवर सर्विसेज, देखते हैं इसे। पेमेंट और लेओवर सर्विसेज दैट पेरेंट्स वर रिक्वायर्ड टू गिव टू नोबल्स। बेसिकली जो पेमेंट्स या फिर लेबर सर्विसेज पीजेंट्स देते थे इन नोबल्स को, ये लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस पे होते थे, उसको फेडरल ड्यूज बोलते थे।
इंक्लूड टैक्सेस इन कैश, कैश में वो लोग टैक्स देते थे। अगर वो कुछ बेचारे नहीं कर पाते थे इनके यहाँ पे काम, या फिर पैसे नहीं दे पाते थे, तो उन्होंने जो उगाया वो इनको देते थे एज टैक्स। अनपेड लेबर की तरीके से ये लोग काम करते थे, ठीक है, मतलब इनका काम करते रहते थे, पैसे नहीं देते थे। मेजर बर्डन ऑन द थर्ड टैक्सेस एंड द सिंबल ऑफ फेडरल ऑपरेशन, और यही जो था मेजर बर्डन था थर्ड उसके ऊपर, बिकॉज वो बेचारे क्या करें, कहाँ से पैसे लेके आए, उन्हें फर्स्ट एस्टेट पे तीथीज भी है उनके ऊपर, टेले भी है उनके ऊपर, फेडरल ड्यूज भी है, तो वो लोग कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में लास्ट जो आती है, दैट इज हमारे पास में अब बेचारों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थर्ड वाले जो आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं द थर्ड एस्टेट। अब देखते हैं थर्ड एस्टेट कैसी होती है, थर्ड एस्टेट के अंदर क्या आता है। अबाउट 97% ऑफ पॉपुलेशन है थर्ड एस्टेट, सो यू कैन सी ओनली 3% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर कौन आते थे, हमारे फर्स्ट एस्टेट एंड सेकंड एस्टेट, जो कि इतना पैसा इन लोगों से लेते थे। बाकी 97% जो थे पुअर लोग थे, जिसके अंदर से पीजेंट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। 80% जो थे पीजेंट्स थे, और बहुत ज्यादा बेचारे टैक्सेस को पे करते थे। तो डेफिनेटली जो गैप इनके बीच में बना हुआ था वो मेंटेन रहता था, क्योंकि पुअर वाले पुअर रहते थे, अमीर वाले अमीर रहते थे। आर्टिशियंस एंड वर्कर लिव, इनके इसके अंदर से पीजेंट्स नहीं, आर्टिशियन वर्कर्स भी आते थे, जो टाउन्स में रहते थे, पुअर लिविंग कंडीशंस होती थी उनकी। और नेक्स्ट है बॉर्जियोइज, इफ आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग इट रॉन्गली, प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम है। एजुकेटेड मिडिल क्लास होते थे, लॉयर्स, डॉक्टर, मर्चेंट इसके अंदर आते थे। पेड ऑल द टैक्सेस, ये सारे टैक्सेस देते थे, टेले, डायरेक्ट टैक्स, टीथे, फेडरल टैक्स, टीथे और वो लगाया जाता था। आप टेले को देख लेते हैं, टेले क्या होता है इनके ऊपर। टेले क्या था, आ डायरेक्ट लैंड टैक्स इम्पोर्ट बाय थर्ड ऑन थर्ड स्टेट, मतलब जो भी लैंड इनके पास होता था उसके ऊपर ये टैक्स लगाते थे। पेड ओनली बाय कॉमन पीपल, कॉमन पीपल इसको पे करते थे, क्लर्क और नोबल्स को कुछ पे ही नहीं करना था। तो देख लो, 3% उनकी पॉपुलेशन है, 30% वो लैंड ऑन कर रहे हैं दोनों मिला के, फिर भी उन्हें कुछ नहीं पे करना है, और इन लोगों से टैक्स ले रहे हैं। और वो किसने, कि उनको सपोर्ट मिल सके। तो एब्सोल्यूट मोनार्क चला, तो बेचारे गरीब गरीब ही हो रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट हेटेड टैक्स एंड द मेजर कॉज ऑफ एंगर अगेंस्ट द मोनार्क, और इसी टैक्स की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि बेचारे गरीब लोगों के पास में कुछ बच ही नहीं रहा था। फेडरल टैक्सेस दे रहे थे, टीसीएस दे रहे थे, टेले दे रहे थे, तो वो कहाँ तक सरवाइव कर पाते। तो ये मेजर रीजन था जिसकी वजह से हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था।